अच्छा जी, असेसमेंट, ऑडिट, रिकवरी से रिलेटेड प्रोविजंस के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमने डिस्कस किया, पहले हमने टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन डिस्कस की, फिर हमने टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन डिस्कस की, और इसी तरह से चलते-चलते हमने टैक्स क्रेडिट को डिस्कस किया, लॉसेस को डिस्कस किया। फिर हमने कहा जब ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा, वर्किंग आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? जब ये वर्किंग प्रिपेयर हो जाएगी तो आप इस वर्किंग को एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट टैक्स फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर डाल देंगे और वो टैक्स रिटर्न गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। अब जब आपने गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट कर दी तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो उसको ऑडिट करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसे रिव्यू करते हैं, तो अब वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो उस प्रोसेस में जो सबसे पहले चीज़ है वो हमारे पास है सेक्शन 120। सेक्शन 120 ये कहता है कि सेक्शन 120 के तहत जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, जो एनुअल टैक्स रिटर्न आपने फाइल की, सेक्शन 120 ये कहता है कि बस ऐसे समझा जाएगा कि आपने सब कुछ सच सच बयान किया है, और चूंकि आपने सब कुछ सच सच बयान किया है तो जो कुछ भी आपने बताया है वो जैसे कमिश्नर का ऑर्डर। ठीक है? वो क्या बन जाएगा? कमिश्नर का ऑर्डर बन जाएगा। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जो टैक्स रिटर्न जमा करवाई जाती है वो टैक्स रिटर्न कमिश्नर का ऑर्डर तस्वीर की जाती है। हाँ, कमिश्नर के पास अलबत्ता पावर्स हैं कि वो ऑडिट कंडक्ट कर सकता है सेक्शन 177 के तहत। इसके अलावा एफबीआर के पास पावर है कि वो सेक्शन 214 सी के तहत उसको सिलेक्ट कर सकता है। 214 सी के तहत सिलेक्शन में और 177 के तहत सिलेक्शन में क्या फर्क है? 214 सी में होता है एक ना, एक बैलेटिंग होती है, कुरानदाजी होती है, जिसका नाम निकल आया वो फंस जाएगा, उसको ऑडिट होगा। जबकि 177 जो है उसमें कमिश्नर क्या करता है, वो रिटर्न्स का जायजा वैसा लेता है, और उसे लगता है कि यार ये बंदा कोई रिस्की टैक्स पेयर है, इसकी बातें को ठीक नहीं लग रही, इसने जो रिटर्न जमा करवाई है वो कोई करेक्ट नहीं लग रही, तो वो फिर एक डिटेल्ड ऑडिट कंडक्ट कर सकता है सेक्शन 177 के तहत। फिर अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो, अगर कोई छोटे मोटे एरर्स हो रिटर्न के अंदर, मसलन किसी ने 23 को 32 लिख दिया, कोई ऐसी चीजें नजर आ रही हैं रिटर्न के अंदर, या कैलकुलेशन कर रहे हैं 2+2 4 की बजाय 2+2 5 कर दिया है, तो अगर इस तरह के कोई एरर्स हो रिटर्न के अंदर, तो उसका एक डेफिशिएंसी नोटिस होता है। तो वो डेफिशिएंसी नोटिस विद इन 180 डेज 2 डेज जो है वो डेफिशिएंसी नोटिस भी इशू किया जा सकता है। यानी अगर कोई छोटी मोटी एरर होगा तो उसका डेफिशिएंसी नोटिस हो जाएगा, अगर कोई बड़ी चीजें, रिस्क वाली चीजें नजर आएंगी तो उसका सेक्शन 177 में कंप्लीट ऑडिट भी किया जा सकता है। और अगर किसी का नाम फिर पैरामेट्रिक बैलेटिंग में आ जाए, बैलेटिंग में नाम आ जाए, तो उसका भी कंप्लीट ऑडिट किया जा सकता है। तो ये सेक्शन, ये बुनियादी तौर पर ऑडिट की पावर है। अच्छा, फिर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। सेक्शन 214 सी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एफबीआर के पास पावर है कि वो बैलेटिंग में सेलेक्ट कर सकता है बंदे को। बैलेटिंग वाला कौन सा सेक्शन है सर? ये बैलेटिंग वाला सेक्शन 214 सी, ये सबसे टॉप पे लिखा हुआ सेक्शन 214 सी। अच्छा, फिर उसके बाद सेक्शन 174 है। सेक्शन 174 के तहत क्या होता है कि जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है उसका टाइम पीरियड आइडेंटिफाई किया गया है, जो कहता है कि 6 साल तक आपके जो, मसलन अगर फर्ज किया आज हम 2020 में चल रहे हैं ना, तो अब ये 2020 का जो रिकॉर्ड है अगले 6 साल तक आपने मेंटेन रखना है। ये नहीं 2 साल बाद आप कहें कि सर वो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, अब मैं ऑडिट नहीं करवा सकता। नहीं, कम अज कम 6 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है एज पर सेक्शन 174। और अगर टैक्स पेयर वो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, तो और कोई उसके पास विदाउट एनी रीजनेबल कॉज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होंगे किसी चीज़ के, तो फिर ऑफिसर उसको वो एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ कर सकता है कि भाई आपके पास तो रिकॉर्ड नहीं है, फिर वो एस्टीमेट के ऊपर चला जाएगा। सेक्शन 176, उसमें कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी शख्स से किसी भी टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है। मसलन फॉर एग्जांपल, मसलन मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, मेरे साथ में पढ़ाता भी हूँ, और मैं, वो मुझे इन्फॉर्मेशन कि भाई बताओ वहाँ से कितने पैसे कमाते हो, यहाँ से कितने पैसे कमाते हो, खर्चे क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, वो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं, वगैरह। सेक्शन 177, जैसे पिछली स्लाइड पे भी मैंने कहा कि ये पावर्स हैं कमिश्नर के पास कि वो आपका ऑडिट कर सकता है। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर आपको एक नोटिस भेजेगा, वो कहेगा जनाब मैं ऑडिट करना चाहता हूँ आपका, और वो ऑडिट करने के लिए जाहिर सी कुछ पैरामीटर्स बताएगा कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि आपने, आपके अकाउंट में नजर आ रहा है पहले तो पिछले साल सेल आपकी जो है वो 2 मिलियन थी, इस साल आप कह रहे हैं मेरी सिर्फ 5 लाख रुपए की सेल रह गई।
खर्चे आप कहते हैं पिछले साल आपके 15 लाख के थे, अब आप खर्चे जनाब खर्चे आप बढ़ा रहे हैं 18 लाख के हो गए, सेल कम हो गई है, खर्चे ज्यादा हो गए वगैरह, मतलब मुख्तलिफ रीजन हो सकती है, या फला जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके आपके रिटर्न में जिक्र ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये तमाम रिस्क पैरामीटर्स की वजह से कमिश्नर उसे ऑडिट का नोटिस इशू करेगा। ऑडिट का नोटिस इशू होने के बाद अगर फर्ज किया किसी बंदे ने वो उसका ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, ठीक ठीक उसकी सारी चीज़ें हुई, तो कमिश्नर कहेगा अच्छा भाई मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, ऑडिट क्लोज कर देगा। और अगर किसी के इश्यूज निकल आए, किसी के ऑडिट के दौरान कोई इश्यूज निकल आए, तो उसके ऊपर फिर एक असेसमेंट का नोटिस जारी होगा, ठीक है, ये शो काज नोटिस जारी होगा सेक्शन 122(1) के तहत या सेक्शन 122(4) के तहत। उस नोटिस में लिखा होगा कि जनाब हमने आपके रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया, उस रिकॉर्ड के ऑडिट के नतीजे में हमें पता लगा कि ये इसमें इरेगुलरिटीज है। तो चूंकि ये रेगुलरिटीज पाई जाती हैं आपके रिकॉर्ड के अंदर, तो क्यों ना आपके खिलाफ जो है, इतना आपने तो लाख रुपए टैक्स दिया, आपको तो 5 लाख रुपए बनना चाहिए, तो वो जनाब उसके ऊपर नोटिस कर सकता है और आपको खिलाफ असेस। अगर आपने फिर उस नोटिस का ठीक जवाब दे दिया, आपने कहा कि नहीं नहीं जनाब वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा आपने, ये नहीं देखा वगैरह, तो फिर तो और कमिश्नर को समझ में आ गई कि ये बंदा ठीक कह रहा है, तो इट्स फाइन। और अगर कमिश्नर को आपकी बात समझ में ना आई, तो फिर कमिश्नर आपके खिलाफ एक असेसमेंट ऑर्डर जारी कर, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एफबीआर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को या किसी आईसीएफ फर्म को अपॉइंट कर दे कि भाई हमारे कमिश्नर के पास तो टाइम नहीं है, आप लोग ऑडिट करें और आप लोग बताएं कि इसने टैक्स में क्या क्या दो नंबरियां की। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई सवाल नहीं है? ओके। इस अ, जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर थर्ड लास्ट पॉइंट बता देंगे दोबारा? थर्ड लास्ट Third last point, Commissioner after examining the case shall issue audit report and thereafter he can issue amended assessment order under section 122(1) और 122(4). जब आपका ऑडिट कंडक्ट करेगा ना, तो पहले वो आपको एक रिपोर्ट देगा, ठीक है। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि जनाब मैंने ये ऑडिट किया और इस ऑडिट के नतीजे में ये खामियां आपके रिकॉर्ड में पाई गई, ठीक है। तो वो जब आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आप अपने एतराज़ात भी सबमिट कर सकते हैं। आप उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बता सकते हैं कि जनाब ये ऑडिट रिपोर्ट करेक्ट नहीं है, फला चीज़ नहीं देखी, फला चीज़ नहीं देखी। उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर कमिश्नर, अगर आप उस ऑडिट रिपोर्ट पे जवाबात सही दे देते हैं, तो अगला स्टेप होता है असेसमेंट का। तो ये आखिर में लिखा ना असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 122 और 122(4), ये भी आगे जाके आप सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो वो अगर आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर से पहले इसके दरमियान में एक और स्टेप भी होता है। कभी भी जब भी आपके खिलाफ ऑर्डर होना होता है, तो फिर एक नोटिस, एक शो काज नोटिस जारी करना लाजमी होता है। तो पहले ऑडिट रिपोर्ट होगी, ऑडिट रिपोर्ट के बाद वो असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकता है, लेकिन ऑडिट असेसमेंट ऑर्डर से पहले एक शो काज नोटिस आपको और देता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर, ठीक है सर। जी सलमान क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये ऑडिट जो है इसकी कोई रीजन होगी ना पीछे करने की, यानी ये या मतलब कंपलसरी है, मतलब हर साल नहीं, हर एक का ऑडिट नहीं ऑडिट? होता, हर एक का ऑडिट नहीं होता। अच्छा। Audit दो तरह से होता है। एक तो मैंने आपको बताया 214C के तहत, अगर बैलेटिंग में आपका नाम आ गया, ठीक है, वो कंप्यूटर में उन्होंने कुरानदाजी की, कुरानदाजी में आपका नाम आ गया, तो फिर तो आप फंस गए, ठीक है। तो एक तो वो ऑडिट होता है। दूसरा जी सर। ये होता है कि कमिश्नर ने आपकी रिटर्न का जायजा लिया, वो एक डेस्क ऑडिट समझ लें कि वो आपकी रिटर्न का जायजा लिया, और रिटर्न में जैसे मैंने अभी बताया कि यार आपके मुख्तलिफ वो रिस्क जो है ना, उसे लगा कि यार ये रिटर्न कुछ ठीक नहीं लग रही, ठीक है। बंदा जो यस सर। है वो रहता तो जनाब सेफ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट डीएचए में है, या उसने बहरिया में घर बनाया हुआ है, और आमदनी कहता है मेरी 12,000 रुपये पर मंथ है, तो मजदूर यस से सर। भी कम आमदनी है, और उसके बाद उसके 300-400 कनाल का उसका घर भी बना हुआ है, फार्म हाउसेस भी हैं, तो ये कोई बातें मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर वो उसको सही। नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर ये सेक्शन 214C जो है सर, इसका फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? क्या मतलब? मतलब वो तो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, उसमें तो ये होगा, काफी चांसेस ये भी होंगे कि काफी लोग उसमें उनका कोई मसला भी हाँ नहीं होगा देखें, इस तरह। अब तो देखें होता ही है कि एक तो है ना, किसी बंदे की रिटर्न देख के कोई रिस्क पैरामीटर्स आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन यस सर। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है, अब हर बंदे की रिटर्न देखना पॉसिबल नहीं होता, या
तो उसके रिस्क पैरामीटर्स को समझना पॉसिबल नहीं होता, तो हो सकता है कुछ रिटर्न उसमें से रह जाए। ठीक है, तो एफबीआर ने दो रखे हुए अलग अलग सेक्शन कि यार एक पैरामीट्रिक बैलेटिंग भी कर लो और बैलेटिंग वालों का भी ऑडिट कर लो, ताकि किसी का रिस्क में नहीं भी आ रहा तो फिर भी देख लें, हो सकता है वो ऑडिट करने के नतीजे में पता लग जाए कि इसने कुछ और भी 2 नंबरियां की हुई। सही सही। और बैलेटिंग सर ये मतलब साल में कितने दफा करते हैं या क्या चक्कर होता है हर इनका? साल की एक एक ही दफा दफा? बैलेट, हाँ हर साल की एक दफा बैलेटिंग अच्छा होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑडिट एंड असेसमेंट में गवर्नमेंट किसी फॉरेन एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकती है, इनकम टैक्स ऑडिट पैनल बना सकती है, एक फॉरेन इनकम टैक्स एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगी। ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, ये पहले सेक्शन होता था, अब ये डिलीट कर दिए गए, इसलिए आखिर इसलिए अब ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहा। ठीक है, ये अब डिलीट हो चुका है। नोटिस सर्व इलेक्ट्रॉनिकली। अब पहले ना नोटिस आते थे डाक के जरिए आते थे। ठीक है, तो डाक के जरिए नोटिस आते थे, और वो डाक के जरिए नोटिस अगर नहीं आता था तो वो कहते थे कि इनवैलिड नोटिस है किसी को। अब उन्होंने कहा कि भाई ये नोटिस आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी आ सकते हैं, यानी ईमेल के जरिए आपने एफबीआर को अगर कोई ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है, वैसे वो वेब पोर्टल के ऊपर आते हैं, वेब पोर्टल पे आप ईमेल एड्रेस देते हैं, तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न करते हैं ऑब्वियसली उनको इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भी आ सकते हैं। अच्छा, ये नोटिस के नतीजे में फिर असेसमेंट ऑर्डर जारी करते हैं। असेसमेंट ऑर्डर के मुख्तलिफ सेक्शन हैं यार, वो सेक्शन इस तरफ सेक्शन सेक्शन 121। सेक्शन 121 इसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कहा जाता है। सेक्शन 121 की सादा सी बात यह है कि अगर कमिश्नर ने आपको कोई नोटिस दिया, फला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, फला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ऑडिट का नोटिस दिया, मुख्तलिफ सेक्शंस के मुख्तलिफ नोटिस हैं, ये नोटिस उसने दिया या उसने आपको कहा वेल्थ स्टेटमेंट फर्निश कर दो, लेकिन आपने वो फर्निश नहीं किया, आपने वो डाटा कमिश्नर को प्रोवाइड नहीं किया, तो अब कमिश्नर क्या करेगा? उसने तो ऑर्डर जारी करना है। अब अगर आप कमिश्नर के साथ उसको डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैसे आपको कहेगा कि यार ये काम ठीक है या गलत है? तो फिर कमिश्नर को लॉ ने पावर दी कि भाई जो तेरी जजमेंट है जो उसके ऊपर कर। यानी अब वो क्या करेगा? जजमेंट के भी ऑब्वियसली कुछ ना कोई पैरामीटर्स होंगे। मसलन एक शख्स है, वो कहता है मेरी दुकान है, दुकान की आमदनी जो है ना वो 10 लाख रुपए है और खर्चा मेरा 7 लाख रुपए है, तो मैं तो 3 लाख रुपए साल के कमाता। तो कहेगा कि कमिश्नर उसको ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया, ऑडिट के लिए कमिश्नर उसे नोटिस भेजा और उसे कहा कि भाई ये दुकान की ये वो चीजें प्रोवाइड करो। अब वो अगर चीजें प्रोवाइड नहीं करता तो कमिश्नर के पास अब क्या रास्ता है? तो कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर देखेगा अच्छा जनाब ये दुकान तो इसने F6 में बनाई हुई है, वहां तो एक दुकान का किराया ही 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए है, तो ये कैसे कह रहा है कि मेरा साल की आमदनी जो है वो सिर्फ 3 लाख रुपए, ये तो एक महीने के किराए में खर्च हो जाती है। तो कमिश्नर एस्टिमेट करेगा, वो कहेगा अच्छा यार इसका या इस इलाके में दुकान का किराया इतना होता है, इस इलाके के अंदर अगर इतना स्टॉक हो, इतनी बड़ी दुकान हो तो यूजुअली इतनी आमदनी होती है, तो वो एक जजमेंट करेगा, एस्टिमेट करेगा, और फिर वो उस एस्टिमेट की बेसिस के ऊपर उसके खिलाफ एक ऑर्डर करेगा, जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 121 का ऑर्डर है। इस सेक्शन के तहत नोटिस अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली बी इशूड विद इन 5 इयर्स। आखिरी लाइन जो लिखी हुई है, नोटिस अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली बी इशूड विद इन 5 इयर्स ऑफ द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इनकम ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। यानी फर्ज किया, अब ये जैसे ईयर एंड हुआ ना जून 30 2020, तो इस सेक्शन के अगेंस्ट अंदर ऑर्डर करना है तो ये कब तक कर सकता है? 2021, 22, 23, 24, 25, अगले 5 साल के अंदर अंदर कमिश्नर के पास पावर है कि वो इस सेक्शन के तहत उसका ऑर्डर जारी कर सके, उसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर सके। ये बात समझ में आई है? कोई क्वेश्चन है इस सेक्शन के ऊपर तो पूछें। जी क्वेश्चन पूछें। सर तो बेसिकली पहले ऑडिट होता है, उसके बाद जो नोटिस दिया जाता है, अगर कोई रिस्पांस ना आए तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, फिर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। हाँ देखें, असेसमेंट के ना मुख्तलिफ सेक्शन हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अगर टैक्स पेयर ताउन ना करे तो फिर इस सेक्शन के तहत होगा। अगर टैक्स पेयर ताउन करे, डाटा फराहम करे और फिर गलतियां निकले तो वो एक अलग सेक्शन। तो ये सेक्शन यानी ऑडिट के लिए उसे सिलेक्ट किया या उसे किसी काम के लिए किसी डाटा के प्रोवाइड करने के लिए नोटिस दिया और टैक्स पेयर वो डाटा फराहम ना करे, तो उसके लिए लॉ ने एक अलग सेक्शन बना दिया कि फिर ऐसे टैक्स पेयर के खिलाफ आप ऑर्डर कैसे जारी करें। ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है, ओके।
ये तो हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर उसके बाद है 122 सेक्शन। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में तो था टैक्स पेयर ने ताउन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर है कि अगर टैक्स पेयर बेसिकली इस सेक्शन में होता है कि अगर टैक्स पेयर ताउन करे, डाटा फराहम करे और फिर भी उसके डाटा में कोई खामियां हो, ठीक है, तो फिर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा, बल्कि फिर वो क्या करेगा, फिर वो सेक्शन 122 के तहत आता है, ठीक है। अगर टैक्स पेयर ताउन ना करे तो सेक्शन 121 के तहत करता है। अगर टैक्स पेयर ताउन करता है और ताउन करने के बाद डाटा फराहम कर देता है लेकिन उसके डाटा में कोई खामियां निकलती हैं, कोई इश्यूज निकलते हैं, तो फिर उसको इस सेक्शन के तहत ऑर्डर किया जाता है। अच्छा, इसकी टाइमलाइन क्या है? इसकी टाइमलाइन ये लिखी हुई है, तो इसको मैं अभी अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा टाइमलाइन। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड एज मेनी टाइम्स एज द कमिश्नर, यानी वो असेसमेंट ऑर्डर को जितनी दफा समझता है कि यार ये पहले ऑर्डर मैंने जारी किया था लेकिन अभी भी कोई गलती रह गई है, दोबारा करो, तो वो कर सकता है। फिर टाइमलाइन क्या है? विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज इशूड और इज ट्रीटेड एज इशूड ओरिजिनल असेसमेंट। 5 साल के अंदर, कब से 5 साल काउंट होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जिसमें कमिश्नर ने इशू किया है ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं जो आपकी रिटर्न जमा होती है ना, उसी को ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कहते हैं। और 1 year from the end of the financial year in which the commissioner has issued or is treated as issued amended assessment order। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है कि जब आपने एक दफा ऑर्डर को अमेंड कर दिया, जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को, तो वो फिर कहलाता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अब इस प्रोविजन को समझने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, इस टाइमलाइन को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2015, ठीक है, ये शुरू कब हुआ? जुलाई 1 2014 टू जून 30 2015, ठीक है। अच्छा, रिटर्न इज सबमिटेड ऑन दिसंबर 31 2015, ठीक हो गया। टैक्स ईयर 2015 था, उसकी रिटर्न सबमिट हुई दिसंबर 31 2015 पर। तो ये क्या कहता है? 5 years, अभी 5 years को छोड़ गए, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर इज इशूड और ट्रीटेड एज इशूड ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, यानी 5 years इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जब उसने रिटर्न सबमिट किया, ठीक है। तो द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड्स एट जून 30 2016। तो आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न सबमिट की, या जिसे आप कहते हैं सबमिशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न को आप ये भी कह सकते हैं ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, जून 30 2016, ठीक है। 5 years from जून 30 2016 which means 2017 18 19 20 और 21, जून 30 2021। तो कमिश्नर के पास टाइम है टिल जून 30 2021 कि वो टैक्स पेयर के खिलाफ ऑर्डर जारी कर सके, ठीक है। तो 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जून 30 2016 कब से काउंट हो रहा है? जब आपने ये रिटर्न फाइल की थी। रिटर्न फाइल की दिसंबर 31 2015 पर, तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में फाइल की? जून 30 2016 के फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद 5 साल, यानी जिस साल आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद 5 साल तक कमिश्नर आपके खिलाफ अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकता है। और ठीक है, अब और के साथ क्या है? से CIR issued first amended order on say मई 31 2019, ठीक है। तो दूसरी टाइमलाइन उसमें क्या लिखी हुई है? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी हुआ मई 31 2019 के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर एंड in which
amended assessment order is issued. वो फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ? जून 30 2019 के ऊपर. 1 year after that, that is equal to जून 30 2020. तो टाइमलाइन क्या है कमिश्नर के पास? 5 years from the end of the financial year in which the original assessment order was issued, या हम कह सकते हैं 5 years from the end of the financial year in which the return was published, or 1 year after the end of the year in which the amended assessment order is issued, or 1 year after the end of the financial year in which the amended assessment order is issued. amended assessment order जारी हुआ मई 31 2019 पे, उसका साल खत्म हुआ जून 30 2019 के ऊपर, उसके बाद एक साल का पूरा होता है जून 30 2020 पे. तो विच एवर इज लेटर, तो लेटर वाली कौन सी है? जून 30 2021 पे. ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद फर्दर और भी है क्योंकि कमिश्नर एक से ज्यादा दफा भी अमेंड कर सकता है. ठीक है. से CIR issued second amended order on April 30 2021. तो क्या CIR ये कर सकता था? यस, ये कर सकता था क्योंकि लॉ से रोकता नहीं है दूसरा अमेंडमेंट ऑर्डर इशू करने से. टाइमलाइन मौजूद थी, ये वाली टाइमलाइन मौजूद थी, ये वाली खत्म हो चुकी थी. तो हमने कहा विच एवर इज लेटर, तो लेटर वाली टाइमलाइन मौजूद थी, इसलिए वो उसका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकता था, उसने कर दिया. ठीक. अब इसके बाद नई टाइमलाइन आएगी. नई टाइमलाइन क्या आएगी? फाइनेंशियल ईयर एंड इन विच सेकेंड amended order is issued. वो टाइमलाइन क्या है? फाइनेंशियल ईयर कब हो रहा है? अप्रैल 30 2021 के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है जून 30 2021. उसके बाद 1 year आफ्टर दैट, 1 year आफ्टर दैट आपके पास कितना है? जून 30 2022. तो ओरिजिनल क्या था? 5 years from the end of the financial year. ठीक है, 5 years from the end of the financial year. तो वो कब बन रहे थे? जून 30 2021 के ऊपर. अब 1 year after the end of the financial year जब amended assessment order इशू हुआ, तो वो बन रहे हैं जून 30 2022 के ऊपर. तो लेटर डेट कौन सी है? 2021 एंड 2022. तो इसका मतलब है अब वो 2022 तक का टाइम उसके पास आ गया ऑर्डर करने के लिए. से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, say CIR issued third amended order on जून 15 2022. उसने एक तीसरा अमेंडमेंट ऑर्डर जारी करा. तो क्या वो कर सकता था? उसके पास टाइम मौजूद था. तो पहले वाले टाइम के लिहाज से तो ये टाइम एक्सपायर हो चुका, जून 30 2021 खत्म हो चुका. लेकिन जो सेकंड टाइम था जून 30 2022 तक का उसके पास अवेलेबल, वो अवेलेबल था. इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद इन टाइम जारी हुआ. ठीक है. फिर टाइम अब उसके पास कितना है? फाइनेंशियल ईयर इन विच थर्ड अमेंडेड ऑर्डर इज इशूड. ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? जून 15 2022. तो ये एंड कब होगा? जून 30 2022. अब इसके बाद कमिश्नर के पास एक साल है, तो 1 year आफ्टर दैट वो कब कितना बनता है? जून 30 2023. तो इस तरह एक लिहाज से ये कह सकते हैं कि कमिश्नर हर साल खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले एक ऑर्डर जारी कर दे और उसके बाद उसको एक साल और मिल जाएगा. प्रैक्टिकली इतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए कि यार ये पावर कमिश्नर के पास बड़ी वास्ट पावर्स है और वो ज्यादा काफी लंबे अरसे तक भी ये इसको लेके जा सकता है. इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें. पहले कुछ मेरे ख्याल एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है.
सर सेक्शन 120 रिपीट दोबारा, सेक्शन 120 तो कब तक गुजर गया यार, अब 122 पे पहुंच गए। अब ठहर जाए, सब्र करें। अच्छा जी, सरोश आप क्वेश्चन पूछें। सर ये 5 ईयर रूल है क्यों? तो CIR तो बस जब तक जिंदा है तब तक नोटिस करता रहे तो 5 ईयर्स वाला क्यों है सर ये रूल? ये मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से, ठीक है। तो एक रूल बनाया है, उसका एक मकसद है, ठीक है। मकसद ये है कि जनरली एक टाइम लाइन तो डिफाइन करनी जरूरी है, कि 5 साल का टाइम एक दे दिया। ये जो रूल है ना कि उसके बाद भी कर सकता है, ये रूल जनरली इस तरह इन्वोक हो नहीं सकता। ये तो थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया है। उसकी वजह ये है कि ऐसा थोड़ी है कि कमिश्नर का जब दिल करेगा वो सेकंड अमेंडेड ऑर्डर इशू कर देगा, जब दिल करेगा वो थर्ड अमेंडेड ऑर्डर इशू कर देगा। उसके पास कोई बेसिस होने चाहिए ना कि यार ये अभी भी मजीद गलती रह गई है तो इसलिए सेकंड अमेंडेड ऑर्डर इशू होगा, कोई मजीद गलती रह गई है इसलिए थर्ड अमेंडेड ऑर्डर इशू होगा, ठीक है। तो जनरली जो टाइमलाइन फॉलो की जाती है वो 5 इयर्स वाली होती है। ये जो हर साल नई टाइमलाइन लेने वाली बात है, ये इस तरह से प्रैक्टिकली इन्वोक नहीं की जा सकती, इसके लिए बड़े पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सही से। तो सर फिर ऑडिट और नोटिस तो फिर मैटर ही नहीं करता कि वो खुद ही मतलब अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भेजते रहे? पुत्र ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर तो आखिरी स्टेज है। पहले वो ऑडिट करेगा, नोटिस करेगा, उसके बाद ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी करेगा। देखिए अमेंडेड सही। असेसमेंट ऑर्डर ऐसे थोड़ी जारी करेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि सरोज ने गलतियां की हैं, बस ठीक है इसको फेल कर दो। नहीं, पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सिर्फ सोच के ऊपर तो आपको सजा नहीं दूंगा ना। मैं पहले आपको पेपर चेक करूंगा, पेपर के ऊपर मार्किंग करूंगा, देखूंगा हाँ यार ये सवाल ठीक है, ये सवाल गलत है, उसके बाद आपको फेल या पास करूंगा। तो वो कमिश्नर पहले उस सारे प्रोसेस से गुजरता है तो ये अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी। सही, ठीक है ठीक सर। है, यस योर क्वेश्चन। सर। नहीं सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सलमान भैया सवाल पूछे। जी सर, ये अमेंडेड ऑर्डर जो है ये सर ये इसको कहते हैं मतलब रिटर्न में चेंजेस के बाद उस रिटर्न को हम अमेंडेड ऑर्डर कहते हैं? समझ रिटर्न नहीं को आ रही नहीं, सर ये। रिटर्न जो है ना, रिटर्न को तो कहते हैं ओरिजिनल ऑर्डर। रिटर्न को क्या है, ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिन ओरिजिनल से। ऑर्डर में आपने अपनी आमदनी बताई कि मेरी आमदनी है 10 लाख रुपया, ठीक है। जी सर। कमिश्नर ने हिसाब लगाया तो कमिश्नर ने कहा आप तो गलत बात करते हैं, आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, आपकी आमदनी तो 15 लाख होनी चाहिए, इसलिए आपने टैक्स कम दिया है। तो कमिश्नर क्या जी सर। करेगा, कमिश्नर उस ओरिजिनल ऑर्डर को यानी आपकी रिटर्न को अमेंड कर देगा। तो वो जो अमेंड करके ऑर्डर जारी करेगा कि इस बंदे ने 15 लाख 10 लाख बताई थी और 2 लाख 5,000 रुपए का टैक्स दिया, इसकी होनी चाहिए जी 15 लाख रुपए और इसका टैक्स होना चाहिए 15,000 रुपए, तो वो मजीद आपसे 10,000 सही। रुपए टैक्स लेगा। तो इसे कहते हैं अमेंडेड ऑर्डर। अच्छा ये अच्छा, और इसका मतलब इससे पहले ये होता है कि ऑडिट वगैरह करेंगे, सारा चेक हाँ, करेंगे वो कि सारा मसला पहले उसके प्रोसेस बाद। होगा, उसके बाद ये ऑर्डर जी जारी होगा ना। अच्छा, और सर फिर इसके बाद मजीद उसकी क्या जरूरत होती है? एक दफा में वो सारी गलतियां नहीं निकाल लेता नहीं, कि ये एक फिर दफा में अगले हो साल सकता है ना। दोबारा देखें जी जरूरी सर। नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है अच्छा। कि एक दफा में सारी गलतियां पता लग जाए। वो लोगों सही। ने दो दौलत छुपाई होती है, कोई अमेरिका में रखी हुई है पैसे, कोई स्विट्जरलैंड में रखे हुए हैं, कोई जमीन में दबाए हुए हैं। एक दफा पता लग गया सही। जमीन में दबाए हुए थे, अगली दफा उसको स्विट्जरलैंड का बैंक अकाउंट पता लग गया। तो मतलब मुख्तलिफ सही सही। इंफॉर्मेशन जरूरी तो नहीं है फौरन सारी पता लग जाए, इसीलिए अच्छा पावर दी अच्छा है कि अच्छा। एक से ज्यादा दफा भी। लेकिन प्रैक्टिकली यूजुअली एक आध दफा ही ऑर्डर होता है और एक आध दफा सही। में उन्हें सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, ठीक है। अच्छा लेकिन अच्छा ठीक है। थ्योरेटिकली उन्होंने पावर्स ज्यादा रखी हुई हैं ताकि जरा अगर कोई ठीक है। ज्यादा सैना चोर मिल जाए तो उसको बाद में भी पकड़ा सही। जा सके, ठीक है। सही है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अबू बकर सवाल पूछे। सर यानी जो ओरिजिनल असेसमेंट है वो जो हम रिटर्न जमा कराते हैं वही है? हाँ जी, जो आप रिटर्न जमा कराते हैं वो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर है, और फिर उसके बाद जो सही। कमिश्नर आपके खिलाफ करता है वो अमेंडेड असेसमेंट, ठीक है। यस सर। और आपने वो जो पूछा था ना सेक्शन 120 क्या है, तो सेक्शन 120 यही कहता है कि रिटर्न क्या है, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक हो गया। बस सर वही थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन थी। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू।
अच्छा जी, अच्छा ये तो हमने पढ़ा ना कि वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की टाइमलाइन पड़ी है, ठीक है। लेकिन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर किन बेसिस पे जारी होगा, ठीक है, ये जारी होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो उसे मिलती है ऑडिट से या किसी और तरीके से, ठीक है। ये आपके एग्जाम में थ्योरी का सवाल यहाँ से ज्यादा आता है। थ्योरी के सवाल में दो चीजें आती हैं। एक ये आता है कि जी अच्छा ये बताएं कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन की एक तो ये आता है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, वो नीचे दी हुई है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? Definite information is defined to include information on sale or purchase of any goods made by the taxpayer, receipt of taxpayer from services rendered, or any other receipts that may be chargeable to tax under this ordinance, and on the acquisition, possession, or disposal of any money, asset, valuable article, or investment made or expenditure incurred by the taxpayer. मसलन टैक्स ऑफिसर को पता लगता है कि जनाब इसने तो अपने बच्चों की शादी की है और उसके लिए जो हॉल बुक कराया था वो सरीना में बुक कराया था, और आमदनी कहता है ये मेरी 25,000 रुपये महीना है, तो इतना बड़ा खर्चा इसने कर दिया। तो इस खर्चे की अगर ऑफिसर के पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उसे पक्की रसीदें मिल जाती हैं सरीना से, तो वो कहेगा जनाब बच्चों अब बताओ ना ये किधर से पैसे बनाए हैं, ये सरीना में कहाँ से आपने अपने बच्चों को ये शादी करवाई है। तो ये एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन अगर अफसर के पास मौजूद होगी। अच्छा फिर उस डेफिनेट इंफॉर्मेशन के नतायज क्या है, और उन डेफिनेशन इंफॉर्मेशन के नतीजे में कहता है द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, कमिश्नर मुतमईन है किस बात के ऊपर, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड, कोई इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स थी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था वो असेसमेंट से निकल गई, ठीक है। अरीब आपने पूछा सर कैन एन असेसमेंट ऑर्डर पास ऑन स्पेकुलेशन बेसिस, स्पेकुलेशन पे नहीं होता, बेस्ट जजमेंट के ऊपर होता है, वो जो अभी मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था 121 में। एनी इनकम चार्ज, उसको जब पता लगता है एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज केस असेसमेंट, यानी डेफिनेट इंफॉर्मेशन से क्या क्या बातें पता लग सकती है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन से उसे पता लग सकता है कि जनाब एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज केस असेसमेंट। मसलन एक मिसाल लेते हैं, मसलन मैं यहाँ पे एसबीएम में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं टीएमयूसी में पढ़ाता हूँ, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूँ, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी है। अब ये सारे काम मैं करता हूँ और फर्ज किया मैं किसी एक जगह की आमदनी नहीं दिखाता, मैं ये बताता ही नहीं कि मैं एसबीएम से कितने पैसे, और एसबीएम वालों ने अपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस जमा कराया तो टैक्स वालों को पता लगा इसमें तो खिल्ली साहब की पेमेंट है, फिर वो मुझे पकड़ लेंगे आके कि जनाब ये इनकम थी विच वाज चार्जेबल टू टैक्स एंड इट हैज एस्केप्ड असेसमेंट, तो इस तरह मुझे पकड़ लेंगे। टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड, ठीक है। अंडर असेस्ड का मतलब ये है कि टोटल इनकम 5 लाख रुपए की थी, अंडर असेस हो गई 4.5 लाख रुपए, किसी भी वजह से हो सकती है, छुपाने की वजह से हो सकती है, कैलकुलेशन एरर की वजह से हो सकती है, ठीक है, कोई खर्चे बढ़ाने की वजह से हो सकती है, तो ये थोड़ा वास्ट इसका स्कोप है। और असेस्ड एट टू लो अ रेट, टू लो अ रेट इसकी रीजंस हो सकती है। मसलन मेरी थी बिजनेस इनकम का रेट है 35%, मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया प्रॉफिट एंड डेट के अंदर, उसका रेट 10% था, ठीक है। तो अगर लोअर रेट लग गया या गलती से भी लोअर रेट लग सकता है, स्मॉल कंपनी का रेट लगा दिया 23%, हालांकि लार्ज कंपनी का रेट लगना चाहिए था 29%, और हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीफ ऑफ और रिफंड, या ज्यादा रिफंड ले लिया है, कोई रिलीफ ले लिया है, तब भी वो मुझे टैक्स लगा सकता है या मेरे खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर जारी कर सकता है। एनी अमाउंट अंडर हेड ऑफ इनकम हैज बीन मिसक्लासिफाइड,